हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। चलो सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जो कि है हमारा 6th चैप्टर 10th हिस्ट्री का। ठीक है, सो 5 तक चैप्टर आई होप सो सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर 5 तक में किसी भी चैप्टर को पेंडिंग रखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर्स आप सभी के थोड़े से इंटरेस्टिंग है, अच्छे हैं, सिंपल है। सो उनको पहले कंप्लीट कर लो ताकि अच्छी तरह से आपका हिस्ट्री में एटलीस्ट मार्क्स अच्छी तरह से आप गेन कर सको। ठीक है, चलो सो इस चैप्टर के अंदर हमने एंटरटेनमेंट के बारे में देखा है। एंटरटेनमेंट हमारे हिस्ट्री में मतलब कि हमारे पास्ट में किस किस तरह से होता था, कैसे हमने कैसी चीजें की हुई है, कौन क्या यूज करता था, कहाँ पर कौन सी चीजें थी, ये सारी कहाँ से मिली हुई थी, हमें कैसे पता चला, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर। सो अगर आप सभी ने 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर प्लीज देख लो ताकि आप सभी का पूरा बेसिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, सो ये है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं आगे के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, और अगर आप सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर हिंदी में कोई भी डाउट हो, जिस सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ाती हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बढ़िया सा टॉपिक हमारा जो कि है मराठी थिएटर। अब आप बोलोगे कि मैम मराठी थिएटर के बारे में ही तो हम लोग देख रहे थे, ये सारे जो टॉपिक्स थे उसमें तो सब यही सारी चीजें आ रही थी। यस, यही सारी चीजें आ रही थी, बट ये पर्टिकुलर मराठी थिएटर के बारे में ही आपको एकदम फुल फ्लेज में बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि मराठी थिएटर था कैसा, कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट आया, उस डेवलपमेंट में किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया, किस तरह से क्या चीजें होती थी, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अब थिएटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसा एक हॉल जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ चीजें देखने जाते हो, स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं। तो पहले के टाइम पर थिएटर में क्या होता था कि थिएटर का मतलब ही होता था एक तरह से नाटक को दिखाना, एक तरह से कोई परफॉर्मेंस को लोगों के सामने दिखाना। सो वही सारी चीजें क्या थी थिएटर। जैसे अभी के टाइम पर हम PVR में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं ना, हम मूवीज को देखने के लिए, कोई भी नई मूवी आती है तो हम थिएटर में जाकर देखते हैं, कुछ अच्छा सा इंटरेस्ट आए, मजा आए तो वो हम क्या करते हैं कि वहां पर जाकर देखते हैं। तो उसी तरह से पहले के टाइम पर मूवीज नहीं आई हुई थी, बड़े पर्दे नहीं आए हुए थे, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, नाटक को देखने जाते थे। बहुत सुंदर सुंदर रामलीलाएं होती थी, बहुत सुंदर सुंदर नाटक होते थे। उन नाटकों को देखने के लिए लोग दूर दूर के गांवों में जाते थे, मेलों में जाते थे, ताकि हम बढ़िया तरीके से उन चीजों को देखें और एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो उसी तरह से आई होप सो सबको नाटक का मीनिंग समझ में आ गया। एक तरह से एक परफॉर्मेंस, ठीक है, एक तरह से एक परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक है, अब उसमें ये जो चीजें हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? अब अगर कोई नाटक परफॉर्म कर रहा है, कोई चीज अगर आप किसी को दिखा रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उसके अंदर डायलॉग्स होंगे, है कि नहीं? डायलॉग सुंदर सुंदर होंगे तभी तो लोगों को मजा आएगा ना। सब पीछे बैठ के मस्त सीटियां मारेंगे, और अगर मजा नहीं आया तो टमाटर और अंडे, है कि नहीं? तो ये चीजें अभी करते हैं, पहले के टाइम के लोग बहुत ही पोलाइट और अच्छे होते थे, तो वो ये सब चीजें नहीं करते थे। तो लोग अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए, समझ पाए, उस नाटक से उन्हें कोई सीख मिले, इसके लिए वहां पर एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस किया जाता था, जिसके अंदर क्या होते थे, सुंदर सुंदर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, चाइल्ड एक्ट्रेसेस होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नाटक के परफॉर्मेंस के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, लिरिक्स होते थे, सुंदर गाने होते थे, उसके बाद लाइटिंग होती थी, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसके साथ साथ और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती थी। डायलॉग्स हो जाएंगे, फिर कोई कंपोज करने वाला, कोई उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे सपोज अगर हम दिवाली का ही एग्जांपल ले लें, तो हम एक सिर्फ सिंपल सा एक दिवाली फेस्टिवल अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हमें कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर कोई बड़ा सा नाटक परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो गया, चाहे वो डायलॉग हो गया, है कि नहीं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया,
सभी के कॉस्ट्यूम बढ़िया तरीके से रेडी है कि नहीं, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने का काम भी वहाँ पर किया जाता था, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो और वो एकदम सुंदर से देख पाए और इंजॉय कर पाए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद इस नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा जो भोसले के बारे में दिखाया जाता था, भोसले फैमिली के बारे में दिखाया जाता था, मतलब कि शिवाजी महाराज के फैमिली के बारे में दिखाया जाता था, शिवाजी महाराज के अचीवमेंट के बारे में, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे संघर्षों के बारे में, उनकी सेना के बारे में, उन्होंने जो रायबा की शादी किस तरह से हुई थी, है कि नहीं। आपने देखा होगा ना, तानाजी मूवी देखा है सभी ने, तानाजी मूवी में कितना सुंदर सा दिखाया हुआ है ना। तो उस तरह का जो प्ले होता है तानाजी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, कि उन दोनों का जो प्यार है, उसके बाद उनकी जो माता है जीजाबाई, ये जो बहुत सारी जो अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज है, उन स्टोरीज को महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से भगवान के रूप में पूजे जाते हैं कि नहीं। तो उनके बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो सभी के भगवान थे, है कि नहीं, तो उनके बारे में बताने के लिए बहुत सुंदर सुंदर से, देखो शिवाजी महाराज का नाम लेके ना एकदम गूज बम्स आ जाते हैं, वो बहुत ही महान थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको बताने के लिए, उनके द्वारा मतलब लोगों को समझ में आए, लोगों को अलग अलग इश्यूज़ के बारे में समझ में आए, सोशल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ें, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्लेस को किया जाता था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हमारे भोसले फैमिली के बारे में भी ये चीज़ें ज़्यादातर होती थी। ठीक है, मतलब कि शिवाजी महाराज के बारे में भी ये सारी चीज़ें ज़्यादातर दिखाई जाती थी, इन प्लेस में दिखाई जाती थी। ठीक है, अब उसमें जो ये विष्णुदास भावे हैं, विष्णुदास भावे जी जो हैं, उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें माना जाता है फादर ऑफ मराठी थिएटर। उन्हें क्या माना गया था, फर्स्ट टाइम उन्हें माना गया था फादर ऑफ मराठी थिएटर। उन्होंने बोलते हैं ना कि मतलब किसी ने किसी चीज़ की नींव रखी हो, किसी ने किसी चीज़ की शुरुआत की हो, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मराठी थिएटर भी माना जाता है। अगर आप सभी को फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए कि हु इज़ मतलब ये डैश डैश करके आप लोग को पूछा जाए कि हु इज़ अ फादर ऑफ मराठी थिएटर, तो आप आराम से इजीली लिख सकते हो कि विष्णुदास भावे इज अ मराठी फादर ऑफ मराठी थिएटर। ठीक है, सो इन्हें इस तरह से माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कौन से नाटक को पेश किया हुआ था, उन्होंने सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर क्या होता है, सीता स्वयंवर जो सीता माता की जो शादी किस तरह से हुई थी, कैसे बहुत सारे अलग अलग राक्षस लोग आए हुए थे, रावण भी आया हुआ था, राजा महाराजा आए हुए थे, दूर दूर के जगहों से, दूर दूर के गांवों से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, और उस स्वयंवर में सीता माता से शादी करने के लिए, पर उस टाइम क्या शर्त रखी गई थी कि धनुष को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सीता माता के पास है और सिर्फ राम जी के पास है। तो उन्हीं दोनों के हाथ में था कि वो धनुष को उठा सकते हैं। तो इसीलिए शर्त रखी गई थी कि क्या, कि सीता माता इस धनुष को एक हाथ से उठा लेती है, तो अगर आपके अंदर दम है तो आप एक हाथ से इस धनुष को उठाइए और तोड़ के दिखाइए। मतलब तोड़ के भी नहीं, तोड़ने के लिए ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी, बट राम जी ने उसको तोड़ा हुआ था, बट ये तोड़ने का शर्त नहीं था, उसे बस एक हाथ से उठाने का शर्त था, पर लोग दो हाथ से भी नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये सब सारी चीजें होती थी। तो यही सारी चीजों को नाटक के रूप में पेश करना, लोगों को बताना, इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में ये सारी चीजें वो क्या करते थे, नाटक के अंदर पेश करते थे और लोगों को दिखाते थे। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम उन्होंने इस नाटक को पेश किया हुआ था, जो कि फर्स्ट प्ले था उनके द्वारा। ठीक है, बाय हिम, किनके द्वारा, विष्णुदास भावे द्वारा ये फर्स्ट प्ले किया गया था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के, बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड, उसके बाद सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारी नाटक को पेश किया, बहुत सारी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को, स्टोरीज को लोगों के सामने प्रेजेंट किया, ताकि लोगों के अंदर उन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस आ जाए और उन चीज़ों के प्रति वो गलत काम कभी भी ना कर सके। तो ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजों को भी बताया और साथ ही साथ सोशल इश्यूज को भी उन्होंने उस चीज के अंदर लाने की कोशिश की हुई। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको बताई हुई है। उसके बाद बताया हुआ है हमें कि जब इनिशियल फेज चालू था, इनिशियल स्टेज जब चालू हुआ था इस प्ले का, थिएटर का, उस टाइम पर लोग कोई भी
रिटर्न स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। उस टाइम पर रिटर्न स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस टाइम पर क्या इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे अलग अलग लिरिक्स को इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट टाइम एक जो हमारा लिरिक्स आया हुआ था, नहीं फर्स्ट टाइम जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, स्क्रिप्ट को पहली बार जब इन्होंने, किसने लिखा हुआ था, फर्स्ट ऑथर बने थे, एक कंप्लीट स्क्रिप्ट के फर्स्ट ऑथर बने हुए थे कौन, विजय कीर्तन। विजय कीर्तन जो है वो क्या बने हुए थे, फर्स्ट ऑथर थे किस बुक का, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट स्क्रिप्ट बुक को लिखा हुआ था जिसके वो क्या थे, ऑथर थे। और उन्होंने क्या किया हुआ था, इस स्क्रिप्ट को उन्होंने लिखा हुआ था, जिसके बारे में, किसके बारे में लिखा हुआ था, थोड़ाले माधवराव पेशवा के बारे में उन्होंने ये स्क्रिप्ट को लिखा हुआ था, जो कि फर्स्ट कंप्लीट स्क्रिप्ट था बिफोर, मतलब जब पहले के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया ना कि स्क्रिप्ट ना पहले से रेडी नहीं होता था, ठीक है, पहले से स्क्रिप्ट वगैरह रेडी नहीं होता था। उस टाइम पर उन्हें डायलॉग्स को सिखा दिया जाता था और उन्हें उस चीज़ को बोलना रहता था। बट वो उन्होंने जब ये जो है केजे बोल रही हूँ मैं, सो केजे कीर्तन जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक बुक को कंप्लीटली उन्होंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट को रेडी किया जो किसके बारे में था, माधवराव पेशवा के बारे में था। कौन से टाइम पर, इन 1861 में इन्होंने इस पूरे कंप्लीट स्क्रिप्ट बुक को रेडी कर दिया हुआ था। पहले ही कब, जब नाटक के बारे में हुआ भी नहीं था, नाटक की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने उससे पहले ही पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट को रेडी कर दिया था नाटक से पहले, ठीक है। सो उन्होंने ये चीज़ को किया हुआ था, जिसकी वजह से अगर स्क्रिप्ट रेडी रहता है तो हम स्क्रिप्ट पहले, आप लोग को आपने सुना होगा ना कभी यूट्यूब वगैरह पे अगर आप कोई पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा कि जो हीरो हीरोइंस होती है वो क्या करते हैं, उन्हें ना जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोरीज को लेके आते हैं उनके पास में, मतलब कि स्क्रिप्ट को लेके आते हैं। फिर जो वो स्क्रिप्ट रहता है उसे वो लोग पढ़ते हैं और स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, इसमें हमें मूवीज़ को करना है कि नहीं करना, हमारा रोल क्या रहेगा, हमें क्या प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें वो बाद में जाकर सोचते हैं। तो उसी तरह से स्क्रिप्ट को पहले रेडी किया जाता है और तब जाकर क्या करते हैं, नाटक को परफॉर्म करते हैं, मूवी को क्रिएट किया जाता है। तो यही सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है। और उसके बाद क्या होता है कि जब 19th सेंचुरी का टाइम आता है, मतलब कि हाफ हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 19th सेंचुरी का जब टाइम आ जाता है, तब जो बालकृष्ण भावा और इच्छाकर्ण जिकार जो थे, उन्होंने बनाया हुआ था क्या, उन्होंने बहुत ही स्पेशल रोल प्ले किया हुआ था हमारे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, उन्होंने बहुत ही स्पेशल रोल प्ले किया हुआ था। और उनके बाद बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस म्यूजिक के अंदर, हमारे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जिनकी वजह से क्लासिकल म्यूजिक को एक अच्छा बहुत बड़ा मुकाम मिल पाया। पहले के टाइम पर ना क्लासिकल म्यूजिक ही सबसे ज़्यादा चलती थी। अभी के टाइम पर हम बहुत सारी अलग अलग दूसरी म्यूजिक को सुनते हैं, बट जो क्लासिकल म्यूजिक होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। उसके अंदर सुनने के लिए पेशेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। सो उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए थे जिनका नाम था अल्लादिया खान। उसके बाद उस्तार अब्दुल जो थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़िक को कंपोज किया हुआ था। उसके बाद उस्ताद रहीमत खान, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़िक में अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ था, बहुत सुंदर म्यूज़िक्स को कंपोज किए हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को एक बहुत ही बड़ा पहचान दिया, बहुत ही बड़ा नाम दिया हुआ था, ठीक है। सो ये सारे कुछ मेन पॉपुलर लोग हैं जिनके द्वारा कुछ सुंदर सुंदर म्यूजिक्स को कंपोज किया गया है और कुछ अच्छी अच्छी म्यूजिक को, अच्छी अच्छी स्टोरीज को लिखा गया, जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी थी उस टाइम पर, बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिकल प्लेज भी होते थे, अच्छे अच्छे गाने के शोज़ होते थे, गाने के शोज़ को सुनने के लिए भी लोग जाते थे, उनकी स्टोरीज को सुनने के लिए भी जाते थे। उसमें से एक है जिसका नाम क्या है, शकुंतला के बारे में, संगीत शकुंतला के बारे में किसने लिखा हुआ था, अन्ना साहेब ने लिखा हुआ था। अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने इस संगीत
शकुंतला के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉपुलर लोग हुए थे और जो कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बाद और भी बहुत सारे आए और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा ताकि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोगों को समझा सके, प्रेरित कर सके। और इसके बाद बहुत सारे लोग और भी ज़्यादा पॉपुलर हुए जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक्स को कंपोज किए हुए थे, म्यूजिक्स को बनाए हुए थे, शोज़ को बनाए हुए थे। एक्टर्स मतलब कुछ ऐसे एक्टर्स भी थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। सो वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इस चीज़ के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ पॉपुलर पर्सन्स है जिनके द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, एक प्ले लिखा हुआ है, एक बहुत ही पॉपुलर प्ले लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, आचार्य ये आचार्य आत्रेय द्वारा कुछ प्लेज लिखे गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्ले है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आचार्य आत्रेय द्वारा लिखे गए कुछ पॉपुलर प्लेज। ठीक है, सो आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी राइटर का नेम दे दिया और बोल दिया कि आपको इनके द्वारा लिखे गए प्लेस के बारे में बता दो। ठीक है, प्ले मतलब जो शोज होते हैं, लाइव शोज जो होते हैं ना, उसे हम लोग प्ले कहते हैं। ठीक है, सो आप वहां पर जाकर बैठ के उसी टाइम पर देखते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लेस को लिखा गया था। रामशंकर जैसे हो गया, उसके बाद उद्याचा संसार, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लेस को इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी है, बस ध्यान में रखना है। अगर समझ में नहीं आए दोबारा से आप वीडियो को अगेन प्ले करके बढ़िया तरीके से देखो, और अगर बाकी सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी से देखो, ताकि सारे लेक्चर्स आप सभी के कंप्लीट रहेंगे, तो जाकर आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते टाइम इजी पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सारे मराठी जो थिएटर है इसके बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस भी आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद ये मॉडर्नाइजेशन भी इसके अंदर आना शुरू हो गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आई हुई थी, ऐसे बहुत सारे प्लेज आए हुए थे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेज है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। जाने से पहले क्या करना है, याद है ना, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है। कोई डाउट है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करना है। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।